दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहान है। ये पूरी खाना नहीं है तो तुम अपनी किताबें बेच दो और रोटी लेकर आओ। हेलो एंड वेलकम टू द सोशियोलॉजिकल स्पेस फॉर एनटीए यूजीसी नेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। बस ये एक वीडियो है जरूरी, हर इच्छा होगी पूरी। ये एक ऐसी जगह है जहां हम रियल लाइफ एग्जांपल्स से अपने यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी हर टॉपिक को बहुत आसानी से समझते हैं, बहुत माइक्रो लेवल पर, बहुत सूक्ष्म रूप से समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 5 मई 1818 को जन्मे कार्ल मार्क्स का। शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज से हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इनका इंट्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स कौन है, कहां से आए हैं, इनका व्यक्तित्व क्या है। फिर हम देखेंगे पूंजीवाद की आलोचना। हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पर नजर डालेंगे, इनके कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरीज पर नजर डालेंगे, इनके वो कॉन्सेप्ट और वो थ्योरीज जो इन्होंने अपनी मोस्ट कॉमन बुक्स में दी हैं। फिर है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, जिसमें इन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया है, जिसमें इन्होंने क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बताया है। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म क्या है? अमीरों की बुराई। इसको हम आसान रूप से कह सकते हैं, इन्होंने अमीरों का खूब निचोड़ निकाला है, इन्होंने अमीरों की खूब दबके बुराई की है। फिर है निजी संपत्ति का उन्मूलन। आपको बता दूं, ये जो निजी संपत्ति का उन्मूलन है, यही भारतीय संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी है। भारतीय संविधान को लिखने में कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हमारे प्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कार्ल मार्क्स को अपना गुरु मानते थे। अगला देखते हैं कम्युनिस्ट समाज की अवधारणा, कम्युनिस्ट सोसाइटी। इनकी अवधारणा कि ये जो कम्युनिस्ट साम्यवादी समाज है, ये सोच कैसी रखता है, ये करना क्या चाहता है, इसकी जरूरतें क्या है। अगली बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। ये नाम अक्सर इंग्लिश में ही सुना जाता है, हिंदी में इसके शब्द थोड़े से कठिन है, जिसको हम और आसान करेंगे। इसको हिंदी में आर्थिक और दार्शनिक दस्तावेज 1844 कहा जाता है। इसमें क्या इन्होंने क्या क्या लिखा है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर आता है दास कैपिटल। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स में से एक है। दास कैपिटल के लिए बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं। जैसे जब दास कैपिटल पब्लिश होने वाली थी तो पब्लिशिंग हाउस के मालिक ने कार्ल मार्क्स से पूछा, तुम्हारी ये किताब नहीं बिकेगी, इसे कोई नहीं खरीदेगा। तो कार्ल मार्क्स ने हंसते हुए जवाब दिया कि कोई बात नहीं, ये अमीरों के खरीदने के लिए है भी नहीं, और गरीब किताबें पढ़ते नहीं है, और उनके पास पैसे भी नहीं है। इनका मतलब गरीब से हमेशा श्रम सोसाइटी होता था, यानी लेबर क्लास, जो मजदूर लोग होते हैं, जो दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, हमेशा उनको इन्होंने अपनी प्रायोरिटी में रखा। इसमें है इनका पूंजीवाद की संरचना, मूल्य का सिद्धांत और अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू। इसको गहराई से आगे समझेंगे। फिर आता है इनका द जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी यानी जर्मन की विचारधारा क्या कहती है, जर्मनी की विचारधारा क्या कहती है, जर्मन आइडियोलॉजी। फिर आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। फिर है विचारधारा की आलोचना, जर्मन आइडियोलॉजी की पूर्ण आलोचना। फिर है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट आने वाला टॉपिक है, इसको भी हम और अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स के इंट्रोडक्शन से। ये कौन थे, कहां से आते थे, इनका व्यक्तित्व कैसा था। इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स था। इनके पिता एक पेशे से एक वकील थे, जो चाहते थे कि कार्ल मार्क्स भी एक वकील ही बने। लेकिन पेरिस पहुंचने के बाद इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना शुरू करा, शराबी पीनी शुरू करा, वहीं कहीं पुल के नीचे सो जाते थे। ठीक है। 17 साल की उम्र में ये बॉर्न विश्वविद्यालय गए। उनके पिता उनकी इस जीवन शैली से परेशान होकर उन्हें बर्लिन भेज दिया। उनके पिता उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो चाहते थे ये उनकी तरह ही एक सक्सेसफुल लॉयर बने, पर कार्ल मार्क्स के मन में कुछ और था। अब बर्लिन विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद कार्ल मार्क्स ने हेगेलियन फिलॉसफी को पढ़ा। हेगेलियन फिलॉसफी, एक दार्शनिक है हीगल। हीगल की फिलॉसफी के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अच्छा, पहले ये जान लेते हैं कि कार्ल मार्क्स हीगल को अपना गुरु मानते हैं, फिर बाद में जाके इन्होंने अपने गुरु की ही आलोचना की। ये कहते हैं कि मेरे गुरु दुनिया को सिर के बल खड़ा करते हैं और मैंने उनकी थ्योरी को पैरों पे खड़ा करा है, मतलब मैंने उनकी थ्योरी को सही करा है। अगला देखते हैं। यहीं से उनके क्रांतिकारी विचारों की नींव पड़ी। कहां से? बर्लिन विश्वविद्यालय से। और कौन सी फिलॉसफी का उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा? हेगेलियन फिलॉसफी।
पेरिस में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जो जीवन भर उनके साथी बने रहे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ही मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा था। दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसे दुनिया भर में क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो क्या होता है? कोई भी राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में आने वाली होती है या वो कुछ ऐसा कर रही होती है जिससे उसको सत्ता मिले, तो वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो एक तरीके की घोषणा होती है, एक तरीके से वादों की एक लिस्ट होती है कि हम ये करना चाहते हैं, अगर हमें चुन लिया गया तो हम ये चीज करेंगे, ये चीजें अप्लाई करेंगे। तो अब जानते हैं इनकी बुक्स के बारे में। इकोनॉमिक मैन्यूस्क्रिप्ट, इसका पूरा नाम है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, आर्थिक और दार्शनिक दस्तावेज। ये कब लिखा गया? 1844 में। फिर आता है दी जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन विचारधारा क्या थी? जर्मन विचारधारा के बारे में इनका कहना था कि जर्मन में ईश्वरवाद बहुत बढ़ रहा था। वहीं अगर इस विचारधारा को देखा जाए तो इससे जुड़े हुए एक दार्शनिक और हैं, फ्रेडरिक नीशे। उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, अगर युवाओं को आगे बढ़ाना है तो ईश्वर को मार दो। अगर देश की अच्छी स्थिति चाहते हो, राजनीति की अच्छी स्थिति चाहते हो, तो ईश्वर को मार दो। द गॉड इज डेड। वो कहते हैं ईश्वर मर चुका है। और देखते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र के बारे में अभी हमने बात की थी। फिर आता है दास कैपिटल। दास कैपिटल क्या है? दास कैपिटल इनकी बहुत ज्यादा चर्चित बुक है। एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं दास कैपिटल को लेकर। अब आते हैं इनकी हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर, साम्यवादी घोषणा पत्र। इसके बारे में हम जो भी यहां पर पढ़ेंगे वही एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है। आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको इतना जानने की जरूरत है कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है, पहले हम कुछ चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ चीजों को लिख लेते हैं। ये क्या है? एक किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा क्या इन्होंने? यह है एक ऐतिहासिक दस्तावेज। ओके, ये एक तरीके का घोषणा पत्र है, ये एक तरीके का दस्तावेज है। अगर आपसे पूछा जाए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो आपको क्या लिखना है? ऐतिहासिक दस्तावेज। इसमें इन्होंने मुख्य विचार क्या दिए? इन्होंने कहा क्लास स्ट्रगल, इन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में बताया। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा कि दुनिया का हर इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दुनिया का हर इतिहास क्लास स्ट्रगल है। हर वर्ग अपने आप में संघर्ष कर रहा है, या हर वर्ग अपने से ऊपर वाले वर्ग के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं देखा जाए तो आगे चलकर ये फिलॉसफी, ये दार्शनिक विचारधारा एम.एन. श्रीनिवास ने भी अपनाई। उन्होंने क्लास स्ट्रगल को ही संस्कृतिकरण का एक उदाहरण बनाया। मार्क्स और एंगल का मानना था कि पूरी मानव सभ्यता का इतिहास वर्ग संघर्ष, अभी हमने बात करी वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल का इतिहास है। इस बात को हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। समाज हमेशा दो वर्गों में बटा रहता है। कौन कौन से वर्ग में? प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ। बुर्जुआ वर्ग वो होता है जो अमीर होता है, जिनके पास कमाने के सारे साधन होते हैं। प्रोलिटेरिएट वो वर्ग होता है जो कमाने के लिए बुर्जुआ के यहां जाते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा है या आप आम दुनिया में देखते हैं कि अमीर लोगों के घर पे नौकर होते हैं, उनकी खाना बनाने वाली होती है, उनके यहाँ झाड़ू पोछा करने वाले होते हैं, उनका ड्राइवर अलग होता है, उनका माली अलग होता है। ये लोग कौन है? ये लोग प्रोलिटेरिएट हैं, ये लोग दबे हुए लोग हैं, ये शोषित वर्ग हैं। दो वर्ग बताए हैं कार्ल मार्क्स ने, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, एक गरीब और एक अमीर वर्ग। ये अमीर ही हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की आलोचना। कार्ल मार्क्स ने अपने पूरे जीवन भर अमीरों की आलोचना ही की है।
उन्होंने हमेशा अमीरों को दुत्कारा ही है, गालियां ही दी हैं। अमीरी से लड़ाई करने की वजह से कार्ल मार्क्स का पूरा जीवन गरीबी में बीता, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था तो खराब रही, उनकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत खराब रही। कार्ल मार्क्स की बीवी ने एक बार उनसे कहा कि तुम घर में खाना नहीं है तो तुम अपनी किताबें बेच दो और रोटी लेकर आओ। यहां तक की बुरी स्थिति थी कार्ल मार्क्स की। फिर देखते हैं इसमें क्या लिखा है इन्होंने। कार्ल और एंगल्स बताते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था कैपिटलिज्म लाभ कमाने के लिए श्रमिकों का उपयोग करती है। इन्होंने कहा, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म अपने आप को और कैपिटल करने के लिए और कैपिटल गेन करने के लिए मजदूरों का इस्तेमाल करती है, उनके श्रम का उपयोग करती है। इन्होंने एक जगह यह भी मेंशन किया है कि ये मजदूरों को एक फल मानते हैं जिसका रस उनका श्रम है, उनकी मेहनत ही उनका रस है। मजदूरों को निचोड़ते रहो, उनसे रस पीते रहो। फिर है उत्पादन के साधन। इसमें आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, अमीर लोगों के हाथ में। इस बात से इनका मतलब क्या है? ये कहना चाहते हैं कि जितने भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है या जितने भी उत्पादन के साधन है, वो सभी अमीरों के हाथ में है। जैसे बड़े बड़े कल कारखाने या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या छोटी फैक्ट्री तो अपने आप में फैक्ट्री है, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, उसका मालिक तो अमीर ही होगा। और वो किस वर्ग से रस ले रहा होगा? श्रमिक वर्ग से, लेबर क्लास से। यही इन्होंने कहा है कि कैपिटलिज्म में हमें क्या करना होगा कि जो अमीर वर्ग है वो उतनी मजदूरी उनको दे जितना वो कमा रहा है, उसका बहुत बड़ा प्रतिशत, जितनी उसकी मेहनत है। अगला देखते हैं, निजी संपत्ति का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का सबसे विवादास्पद विचार निजी संपत्ति का उन्मूलन था। यह आपको बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए। नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए। विवादास्पद विचार निजी संपत्ति का उन्मूलन है। ठीक है, निजी संपत्ति का उन्मूलन है। इसी तरह से आपके यूजीसी नेट में टॉपिक बनेंगे और यही आंसर होंगे। बस आपको कुछ वर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है। मार्क्स का मानना था कि निजी संपत्ति की वजह से समाज में असमानता बढ़ेगी। निजी संपत्ति से इनका मतलब सिर्फ रहने वाले घर या सिर्फ बिल्डिंग्स से नहीं है, इनका उस चीज से मतलब है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन भी इनकी निजी संपत्ति में ही गिने जाते हैं। जैसे फैक्ट्रियां या कपड़ों की मिल देखी जाए, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्पिनिंग जेनी का एक केस हुआ था, वैसा ही ये कहते हैं कि निजी संपत्ति को हटाकर प्रत्येक वर्ग को, मजदूर वर्ग को भी उनकी एक संपत्ति देनी चाहिए जिससे वो प्रोडक्शन कर सके और अपने आप को अमीर बना सके। फिर आता है संसाधनों को राज्य के नियंत्रण में लाना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं संसाधनों को राज्य के नियंत्रण में लाना चाहिए। जैसे बहुत अमीर लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटियां होती थी उस टाइम पे, या अब भी होती हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी और होती रहेंगी। इन सबके जो साधन है, जिन चीजों से ये अपना प्रोडक्शन करते हैं, अपना काम चलाते हैं, जैसे आप किसी शहर में जाएं, आप देखें वहां वो शहर किसी एक फैक्ट्री के लिए मशहूर होता है जहां पे वो प्रोडक्शन कर रही होती है। तो उस फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो फैक्ट्री के मालिक से हटकर वो होना चाहिए राज्य सरकार के हाथ में, जिससे राज्य सरकार उस फैक्ट्री से होने वाली कमाई को बराबर दोनों वर्गों में बांटे। दोनों वर्ग कौन कौन से? शोषित और शोषक वर्ग, प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग अमीर वर्ग को कहते हैं और प्रोलिटेरिएट वर्ग कहते हैं मजदूर क्लास को, लेबर क्लास को। फिर देखते हैं कम्युनिस्ट समाज की अवधारणा, कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिज्म का लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां सभी लोग समान हो। हम यहां पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का निचोड़ निकाल कर लाए हैं। एक ऐसा समाज बनाना जहां सभी लोग समान हो। इसमें क्या लाइन है? सभी लोग समान हो। भारतीय संविधान में राइट टू इक्वालिटी यहीं से लिया गया है, जहां सभी लोग समान हो। ठीक है, अगला देखते हैं, कोई वर्गीय भेदभाव ना हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि संविधान में मौजूद ये छुआछूत या फिर कह सकते हैं कि जो भी वर्ग विभिन्नताएं थी
उन सबको खत्म करने का एक आइडिया कहां से मिलता है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से। ऐसा समाज बनाना जहां सभी लोग समान हो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का एक मुद्दा क्या था? एक ऐसा समाज बनाना जहां सभी लोग समान हो, कोई वर्गीय भेदभाव ना हो। याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व सामूहिक होगा। कोई भी उत्पादन का साधन है, कोई भी बड़ी मशीन है, जैसे हमने अभी स्पिनिंग जेनी का नाम लिया था, अगर वो भी है तो उस पर किसी एक वर्ग का या किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होगा, उस पर पूरे क्लास का एक स्वामित्व होगा। या तो उस जैसी मशीनें ज्यादातर लोगों को प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, जरूरतों के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ओके। दुनिया के मजदूरों, एक कार्ल मार्क्स की बहुत मशहूर लाइन, बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहान है, ये पूरी दुनिया है। अगला देखते हैं, दास कैपिटल की ओर बढ़ेंगे अब हम। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गहन समीक्षा, और यह दिखाती है कि कैसे पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करता है। दास कैपिटल को पब्लिश होने में बहुत वक्त लगा, 15 से 20 साल का वक्त लगा इसको पब्लिश होने में, या कहें लिखने में, या कहें एक किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने, किसी कैपिटलिस्ट फैमिली ने, या किसी इंसान ने इनका पब्लिशिंग रोक रखी थी। पूंजीपति वर्ग कैसे मजदूरों का शोषण करता है, कैसे उनका खून चूसता है पूंजीपति वर्ग। पूंजीवाद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा हुआ है। क्या? पूंजीवादी व्यवस्था में समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, ये दो वर्ग कौन से हैं? हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, मालिक और मजदूर। ठीक है, बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट। आपको बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट सुनने के लिए बहुत ज्यादा मिलेगा। बुर्जुआ किसे कहते हैं? अमीर वर्ग को। कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या कहलाती है? बुर्जुआ। और प्रोलिटेरिएट क्या कहलाते हैं? दबे कुचले लोग, मजदूर, श्रमिक। पूंजीपति वर्ग बुर्जुआ, जिनके पास उत्पादन के साधन है, जिनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो बुर्जुआ है। जैसे मैं अगर किसी कंपनी में काम करता हूं और मैं कंपनी की चीजों को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो क्या है? वो कंपनी बुर्जुआ है, और मैं एक तरीके का प्रोलिटेरिएट हूं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है। अलग अलग फंक्शन मिलकर कंपनी को पैसा दे रहे हैं, और वो जो अलग अलग फंक्शन है, वो फंक्शन ही प्रोलिटेरिएट कहलाएंगे। इसमें तनख्वाह या सैलरी मैटर नहीं करती। इसमें मैटर करता है क्या? इसमें मैटर करता है क्लासेस, बुर्जुआ क्लास और प्रोलिटेरिएट क्लास। फिर आता है मजदूर वर्ग, प्रोलिटेरिएट, जो मेहनत करता है लेकिन उत्पादन के साधनों का स्वामी नहीं होता। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं तो मैं वहां काम तो कर रहा हूं, मैं कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हूं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं कभी भी कंपनी के साधनों का मालिक नहीं बन सकता। जैसे ये कैमरा मेरे सामने है, मैं कभी इस कैमरे का मालिक नहीं बन सकता। अगर मैं खुद खरीदूं तो वो एक अलग बात है, लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के कैमरे या एलईडी या कंप्यूटर का मैं मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि ये मेरा मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ये इसका मालिक कौन है? कंपनी है। अगला देखते हैं। ठीक है, यहां से हम समझेंगे दो वर्गों के बारे में। पूंजीपति वर्ग की सामाजिक स्थिति ऊंची है। इनके पास क्या है? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। यहां देख सकते हैं हम मजदूर वर्ग। ठीक है, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है? अमीरों की उच्च है, यानी हाई क्लास सोसाइटीज हैं ये। और इधर मजदूरों में क्या है? कम सामाजिक स्थिति, इनका रोल बहुत कम है। वैसे तो देखा जाए इनका रोल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये समाज में ज्यादा दिखाई नहीं देते। समाज में दिखाई क्या देते हैं? अमीर लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो सब किसकी हैं? वो सब अमीरों की हैं। उनके घरों में काम कौन करता है? ये लोग करते हैं। उनकी गाड़ी कौन चलाता है? ये लोग चलाते हैं। फिर देखते हैं उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। इनके पास, अमीरों के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है।
जैसे अगर मैं किसी गांव से किसी ड्राइवर को अपने घर पर रखता हूं, या कोई अमीर वर्ग किसी काम वाले को अपने घर पर रखता है, तो वो क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? अमीरों के पास। घर किसका है? उसका है। काम करने वाली कहाँ की है? बाहर की है। वो उसको क्या देगा? एक सैलरी देगा, एक तनख्वाह देगा महीने की। ठीक है, वो उसका रोजगार है क्योंकि वो श्रमिक है। ये क्या है? श्रम पर निर्भरता। इसको अगर हम और आसान तरीके से समझे, पूंजीपति वर्ग की सामाजिक स्थिति क्या है? ऊंची। ठीक है, और मजदूर वर्ग की सामाजिक स्थिति क्या है? नीचे। पूंजीपति वर्ग के पास क्या है? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। मजदूर वर्ग के पास क्या है? श्रम पर निर्भरता। ये मजदूरी पर ही निर्भर है। ठीक है, ये किसी के यहां काम करने को बाध्य है। वर्ग संघर्ष में असमानता है। आते हैं अब इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, मार्क्स के समाजवादी विचारों की नींव। इस किताब को छपने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। जब किसी ने पूछा मार्क्स से कि आपकी ये किताब इतने वक्त बाद क्यों छपी, और हाँ, इस किताब में खास बात यह है, ये किताब छपी तब थी जब मार्क्स इस दुनिया में नहीं रहे थे। मार्क्स के इस दुनिया से जाने के बाद ही ये किताब छपी थी। इसमें हिगेलियन फिलॉसफी और लुडविग फायरबाख के दार्शनिक विचारों को आधार बनाकर पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में कौन से दो बड़े नाम हैं शामिल? एक तो हिगेलियन फिलॉसफी यानी फ्रेडरिक हीगल, और दूसरे कौन है? लुडविग फायरबाख। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इस किताब को आर्थिक और दार्शनिक दस्तावेज। पूंजीवाद, अलगाव, श्रम की प्रकृति और मानव अस्तित्व पर इसके प्रभावों पर चर्चा की इस पुस्तक को मार्क्स के समाजवादी विचारों की नींव माना जाता है। ठीक है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। समाजवादी विचारों की नींव, इसमें कितने टॉपिक शामिल हैं देखते हैं। पूंजीवाद, अलगाव, श्रम की प्रकृति और मानव अस्तित्व पर प्रभावों की चर्चा। इस पुस्तक में मार्क्स समाजवादी विचारों की नींव है। ठीक है, ये बुक क्या मानी जाती है? मार्क्स समाजवादी विचारों की नींव। फिर देखते हैं अलगाव का सिद्धांत। पूंजीवाद के कारण श्रमिक अलग थलग हो जाते हैं और अपने ही श्रम से कट जाते हैं। क्या है? पूंजीवाद के कारण श्रमिक अलग थलग हो जाते हैं। जितने भी मजदूर हैं वो अलग अलग बट जाते हैं। अलग अलग बट जाते हैं से मतलब है इनका कि वो अपने ही श्रम से बट जाते हैं। वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको क्या मिलता है? बहुत छोटी सी रकम, जिससे उनका घर मुश्किल से ही चल पाता है। ठीक है, यहां हम इनकी थ्योरी को बहुत आसान कर रहे हैं। आपको जितना पढ़ना पड़ता उससे बहुत आसान। यहां सिर्फ हम मेन टॉपिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट। अच्छा, इन्होंने 4 तरीके बताए हैं। मजदूर का श्रम से अलगाव किस किस तरीके से होता है? पहला है एलियनेशन ऑफ प्रोडक्ट। मजदूर जो उत्पाद बनाता है वह उसका नहीं होता बल्कि पूंजीपति का होता है। आप अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मानिए आप निरमा की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के मालिक आप कभी नहीं हो सकते। अगर खरीदेंगे बाहर से तो एक अलग बात है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट के मालिक नहीं हो सकते। एक उस 10 रुपए की थैली बनने का मालिक कौन हुआ? उस फैक्ट्री का मालिक। ठीक है, फिर है इससे मजदूर क्या होता है? मजदूर अलग है और वो प्रोडक्ट अलग है। ओके, फिर आते हैं एलियनेशन फ्रॉम प्रोसेस। मजदूर को अपने कार्य में कोई रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं होती। वो अपने काम को अगर कर रहा है, अगर उससे कहा गया है कि उसको 100 रुपए में उसको 10 रुपए में 100 ग्राम सर्फ ही उस थैली में डालना है, तो वो 100 ग्राम ही डालेगा। ठीक है, वो 100 ग्राम सर्फ उस थैली में डालने की मेहनत कौन कर रहा है? मजदूर। लेकिन वो उसको ज्यादा या कम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उस प्रोडक्ट पे कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगला देखते हैं एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ। श्रम केवल जीविका कमाने का साधन बन जाता है। श्रम क्या बन जाता है? केवल जीविका कमाने का साधन, जिससे मजदूर की मानवीय पहचान खो जाती है।
फिर देखते हैं एलियनेशन फ्रॉम अदर्स। पूंजीवाद मजदूरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है और एकता को तोड़ता है। पूंजीवाद मजदूरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और एकता को तोड़ता है। इससे इनका मतलब क्या है? जैसे किसी एक अमीर व्यक्ति ने, किसी एक कैपिटलिस्ट ने अपने घर में किसी एक व्यक्ति को रखा गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइवर के तौर पर रखा, लेकिन वो ड्राइवर खाना भी बना लेता है, वही ड्राइवर माली का काम भी कर लेता है, वही ड्राइवर झाड़ू पोछा भी कर लेता है, वही ड्राइवर उनके बच्चों को भी संभाल लेता है। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जाती है मजदूरों में। अगला देखते हैं, पूंजीवाद की आलोचना। पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों का शोषण करती है। इन्होंने अपनी हर किताब में यही कहा है कि पूंजीवादी मजदूरों का शोषण करते रहे हैं और करते रहेंगे। उनकी श्रम शक्ति के वास्तविक मूल्य से वंचित कर देती है कि जितनी वो मेहनत करते हैं उतनी मेहनत उनको नहीं मिलती। ज्यादातर हिस्सा मेहनत का वो कैपिटलिस्ट ही रख लेते हैं, वही अमीर लोग रख लेते हैं। मजदूरों को उनकी मेहनत आना पूरा नहीं दिया जाता। श्रम को एक वस्तु बना दिया जाता है जिससे मजदूर का मानवीय मूल्य केवल उसके उत्पादन क्षमता से आंका जाता है। श्रम को क्या बना दिया? एक वस्तु। हम अगर कभी घर बनाते हैं, हम मजदूर लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें मजदूर कौन है और राजमिस्त्री कौन है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी वस्तु देख रहे हैं, इसके पास क्या चीज है, इसके पास मजदूरी नामक चीज है, ये मजदूरी कर सकता है। ये जो राजमिस्त्री है, इसके पास घर बनाने की भी कला है, वो सिर्फ मसाला मिलाएगा। ठीक है, तो हम मजदूर और राजमिस्त्री में फर्क कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इनकी सब्जेक्टिविटी को देख रहे हैं, हम इनका वस्तु देख रहे हैं कि इनके पास चीज क्या है, ये कर क्या सकते हैं हमारे लिए। मुनाफे का मकसद मानव आवश्यकताओं से ऊपर होता है। ये कहते हैं कि मुनाफे का मकसद मानव आवश्यकताओं से ऊपर होता है। ये कहते हैं कि अगर किसी को जाड़ा बुखार या कुछ भी है, लेकिन वो काम तो करेगा हमें, क्योंकि हमें मुनाफा चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट कम करके हो या वो मजदूरों को कैसे भी मजदूरों से काम करवाना हो। निजी संपत्ति के बारे में इन्होंने क्या कहा? मुख्य कारण क्योंकि यह मजदूरों को उनके ही श्रम से अलग कर देती है। मजदूरों ने कोई प्रोडक्ट बनाने में, कोई स्टील की, कोई लोहे की टोकरी बनाने में जो मेहनत करी, फिर भी उस मजदूर का उस टोकरी पे कोई हक नहीं है। उस टोकरी पर हक किसका है? कैपिटलिस्ट का, उस फैक्ट्री के मालिक का। मजदूर श्रम, वेज लेबर का मतलब है कि मजदूर अपने श्रम को वास्तविक मूल्य से वंचित कर देता है और उतना ही वेतन पाता है जिससे वह जीवित रह पाए। आपने घर बनाने के लिए किसी मजदूर को रखा, तो आप उसको दिन के 400 रुपए 500 रुपए दे देते हैं। क्या जितनी पूरे दिन में उसने मेहनत करी वो उसके लिए काफी था? नहीं था। पूंजीवाद मजदूरों को बाजार की वस्तु, कमोडिटी बना देता है। बहुत अहम लाइन है ये कि बाजार की वस्तु। पूंजीवाद क्या करता है? मजदूरों को बाजार की वस्तु बना देता है। हम कभी मजदूर देखने जाते हैं या मजदूर लेने जाते हैं, तो हम शहर की किसी ऐसे एक इलाके में जाते हैं जहां पर मजदूर मिलते हैं। ठीक है, तो हम बाजार करने गए मजदूरों का, जैसे पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे चलता था, गुलाम बेचे जाते थे। गुलाम क्यों बेचे जाते थे? उनकी गुलामी के लिए बेचे जाते थे। हर गुलाम की कोई एक खासियत होती थी। कोई गुलाम बहुत ताकतवर होता था, कोई गुलाम बहुत समझदार होता था, कोई गुलाम बहुत ईमानदार होता था। गुलाम भी उनकी क्वालिटी के ऊपर बेचे जाते थे, जैसे अभी श्रम बेचा जा रहा है। अगला देखते हैं, द जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन विचारधारा क्या है? उस टाइम पे कार्ल मार्क्स के समय पर जर्मनी में धर्म का प्रभाव बहुत अधिक था। इनके साथ साथ जर्मन के एक विचारधारा बहुत मशहूर है जर्मन की, गॉड इज डेड। इतिहास का विकास, ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? जर्मन आइडियोलॉजी के हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के अंदर। ठीक है, इतिहास का विकास आर्थिक संरचनाओं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सामाजिक वर्गों पर आधारित होता है। याद रखिएगा ये बात बहुत ज्यादा। इतिहास का विकास आर्थिक संरचनाओं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सामाजिक वर्गों पर आधारित होता है। आर्थिक संरचनाओं मतलब इतिहास, कोई भी हिस्ट्री है हमारे पास, वो कैसे ग्रो करती है? वो अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, उत्पादन के साधनों पर ही ग्रो करती है। जैसे हम माने कि आदि मानव कैसे ग्रो करे?
आदि मानवों ने क्या क्या करा, उन्होंने आग जलाई, उन्होंने शिकार करा, उन्होंने उसे पकाया खाया। उस टाइम का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यही था। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा चीजों का लेन देन शुरू हुआ, लेन देन से आगे बढ़ते बढ़ते व्यापार शुरू हुआ, वो व्यापार में फिर पूंजी आई। फिर क्या है, ये सामाजिक वर्गों पर आधार है। हर क्लास अपने हिसाब से मोड ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करती है, अपने हिसाब से बढ़ती है। आज का जो आज है, जो प्रेजेंट है, ये आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा। फिर उस टाइम पर भी ये बात होगी कि हर इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और आर्थिक संरचनाओं से मिलकर ही विकसित हुआ है। फिर देखते हैं, संपत्ति का स्वामित्व और उत्पादन प्रणाली ही समाज के सभी विचारों, संस्कृति और राजनीति को निर्धारित करती है। ठीक है, समाज के सभी विचार, संस्कृति और राजनीति को कौन निर्धारित करता है? संपत्ति का स्वामित्व और उत्पादन प्रणाली। अस्तित्व की सामाजिक परिस्थितियां विचारों को तय करती हैं। अस्तित्व की सामाजिक परिस्थितियां ही विचारों को तय करती हैं। जैसे आज की कोई परिस्थिति है, आज की कोई राजनीतिक परिस्थिति है, यही समाज में हो रहे विचारों को, समाज में घूम रहे विचारों को तय करेगी, ना कि विचार सामाजिक परिस्थितियों को तय करते हैं। ठीक है, सामाजिक परिस्थितियां विचारों को तय करती हैं, विचार सामाजिक परिस्थितियों को तय नहीं करते, ऐसा कहना है कार्ल मार्क्स का। आइडियोलॉजी की आलोचना करते हैं। मेन टॉपिक, विचारधारा शासक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। शासक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए शासक वर्ग अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए धर्म, नैतिकता और शिक्षा जैसी संस्थाओं का उपयोग करता है। क्या करता है, इसको बहुत बहुत ही आराम से समझिएगा। शासक वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए धर्म, नैतिकता और शिक्षा जैसी संस्थाओं का उपयोग करता है। टॉप पर बैठे हुए लोग, जैसे ये पिरामिड है, इस पिरामिड में टॉप पर बैठे हुए लोग क्या करते हैं, वो ऐसी संस्थाओं का निर्माण करते हैं जिससे वो इस बीच की सोसाइटी को कंट्रोल कर सके। ये टॉप पर बैठे हुए लोग क्या करते हैं, ये बीच की सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए धर्म बनाते हैं, नैतिकता बनाते हैं, कानून बनाते हैं। फिर देखते हैं, आम लोग इस विचारधारा को वास्तविक मान लेते हैं। आम लोग इस विचारधारा को वास्तविक मान लेते हैं कि धर्म भी सच्चा है, कानून भी सच्चा है और जो शिक्षा दी जा रही है वह भी सच्ची है, क्योंकि हमें उसी के अनुसार चलना है। और ये शिक्षा, धर्म और कानून का निर्माण करता कौन है? ऊपर बैठे हुए प्रोलिटेरिएट्स, ऊपर बैठे हुए बुर्जुआज। फिर देखते हैं वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। समाज में दो मुख्य वर्ग होते हैं, कौन कौन से? शासक और शोषित। हम बार बार इसी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कार्ल मार्क्स की बेसिक आइडियोलॉजी यही है। ये तीन चीजें कार्ल मार्क्स की बेसिक आइडियोलॉजी है। कैपिटलिज्म, दो वर्ग हैं, कौन कौन से? बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट। एक क्या है? क्लास स्ट्रगल। हर वर्ग संघर्ष इतिहास है। हर इतिहास का ग्रोथ क्या है? वर्ग संघर्ष। फिर देखते हैं विचारधारा का उपयोग कैसे होता है, या शासक वर्ग आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखता है और अपने लाभ के लिए विचारधारा का उपयोग करता है। परिवर्तन तब होता है जब श्रमिक वर्ग शोषण को पहचानता है और क्रांति करता है। इस बात को पकड़ लेना बहुत जरूरी है। परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन तब होता है जब कोई मजदूर वर्ग या कोई लेबर क्लास ये समझ जाती है कि यहां टॉप पर बैठे हुए बुर्जुआ या टॉप पर बैठे हुए बुर्जुआ हमारा शोषण कर रहे हैं, ये तो हमसे झूठ बोल रहे हैं, ये धर्म, नैतिकता, कानून के नाम पर, शिक्षा के नाम पर हमें लूट रहे हैं। तब क्रांति पैदा होती है। फिर देखते हैं सामाजिक परिवर्तन और क्रांति। इतिहास में हर सामाजिक व्यवस्था का अंत क्रांति के माध्यम से होता है। इतिहास में हर सामाजिक व्यवस्था का अंत कैसे होता है? क्रांति के माध्यम से। कोई भी चीज है, कोई भी ऐसा कानून पास हुआ या कुछ भी ऐसी चीज हुई, उसका अंत कैसे होगा? या कोई भी नियम बन जाता है तो हम उसका अंत करने के लिए क्या करते हैं? हम उसका अंत करने के लिए क्रांति करते हैं। हम उसका अंत करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, हम ज्ञापन पे ज्ञापन देते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म पर बात करते हैं, फ्यूडलिज्म पर बात करते हैं, सामंतवाद से
सामंतवाद से पूंजीवाद और फिर समाजवाद तक समाज आगे बढ़ता है। समाज कैसे आगे बढ़ता है? सामंतवाद से पूंजीवाद और फिर समाजवाद। सबसे पहले क्या है? सामंतवाद, पूंजीवाद, फिर समाजवाद। सामंत, पूंजी और समाज। ठीक है, अगला देखते हैं। साम्यवाद, कम्युनिज्म में एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी जिसमें कोई निजी संपत्ति नहीं होगी और उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार होगा। यह लाइन आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सीधा कनेक्ट करेगी। ठीक है, कम्युनिज्म एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी जिसमें कोई क्लास नहीं होगी। हर व्यक्ति अपने आप में एक क्लास होगा जो जितना अमीर चाहे बन सकता है, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन अनलिमिटेड होगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। हर व्यक्ति अपने आप में एक क्लास बनेगा। एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी जिसमें कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। ये कहते हैं कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, अपना कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो सबका होगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन ऐसा इनका विचार है। फिर है मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यू। मार्क्स ने कहा कि किसी वस्तु का मूल्य दो चीजों से बनता है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य दो चीजों से बनता है। देखते हैं क्या क्या, क्या कहते हैं। उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। कोई वस्तु कितनी उपयोगी है, बाजार, वस्तु का बाजार मूल्य क्या है। ठीक है, ये कहते हैं कि किसी भी चीज का प्राइस कैसे तय करा जाता है, वो चीज कितनी उपयोगी है और उस वस्तु का बाजार में कितना मूल्य है। जैसे बाजार में इस टाइम देखा जाए तो किस चीज का मूल्य सबसे ज्यादा है? सोना, चांदी, हीरा नहीं, शिक्षा। बाजार में शिक्षा का मूल्य बहुत ज्यादा है। पूंजीपति वर्ग मजदूरों को उनके श्रम के वास्तविक मूल्य से कम भुगतान करता है। पूंजीपति वर्ग क्या करता है? वो मजदूर को जितनी उसने मेहनत करी है उससे कम उसको मजदूरी देते हैं। वो 300-400 रुपए में पूरे दिन मजदूर आपका 8 बजे से 6 बजे तक काम करता है। फिर आते हैं अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू। मजदूर जो उत्पादन करता है उसका असली मूल्य उसकी मजदूरी से कहीं ज्यादा होता है। मजदूर जो मजदूरी करता है, जो मेहनत करता है, उसका असली मूल्य मजदूरी से कहीं ज्यादा होता है। फिर देखते हैं, यह अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति अपने मुनाफे के रूप में रख लेता है। मजदूर ने जितनी भी मेहनत करी उसके बदले उसे एक बहुत छोटी सी रकम दी गई। जैसे एक मजदूर ने एक बिजनेसमैन को, एक कैपिटलिस्ट को 100 रुपए की अर्निंग दी, तो वो 100 रुपए में से 10 रुपए या 20 रुपए उस मजदूर को मजदूरी देता है और बाकी 70 से 80 रुपए का मुनाफा कौन कमाता है? खुद। उदाहरण के लिए, अगर मजदूर 10 घंटे में 1000 रुपए का उत्पादन करता है लेकिन उसे केवल 300 रुपए मिलते हैं, तो 700 रुपए अधिशेष मूल्य होते हैं जिसे पूंजीपति अपने पास रखता है। ठीक है, जैसे कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में 1000 रुपए की मजदूरी करता है, 1000 रुपए की कमाई उस कैपिटलिस्ट को देता है, तो वो कैपिटलिस्ट वो 300 रुपए निकालकर मजदूर को मजदूरी देता है और बाकी 700 रुपए का मुनाफा खुद खाता है। अगला देखते हैं, पूंजीवादी का अंत और क्रांति। इसमें हम दो चीजें समझेंगे, एक और दो। क्रांति, अंत और क्रांति, कैपिटलिस्ट का एंड और रेवोल्यूशन। पूंजीवादी व्यवस्था में अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और गरीब होता जाता है। धीरे धीरे मजदूरों में शोषण के प्रति जागरूकता बढ़ती है जब वो समझ जाता है कि यहां बैठे हुए बुर्जुआ धर्म, शिक्षा, कानून के नाम पर हमारा शोषण कर रहे हैं। तो क्रांति की शुरुआत होती है। जब शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब मजदूर क्रांति करेंगे और पूंजीवाद खत्म होगा। जब शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, ठीक है, जब किसी को परेशान, जैसे मर्द मूवी देखी है आपने, मर्द मूवी में जैसे वो अंग्रेज परेशान करते रहते हैं, चाबुक मारते रहते हैं, जेल में बंद करते रहते हैं, किसी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो दलदल में फेंक दिया। ठीक है, मजदूर जब परेशान हो जाता है तब वो क्रांति करता है। क्रांति के बाद समाजवाद, सोशलिज्म और फिर साम्यवाद, कम्युनिज्म की स्थापना होती है। ठीक है, पूंजीवाद के अंदर ही इसके विनाश के बीज मौजूद हैं क्योंकि यह अनंतः मजदूरों के विद्रोह को जन्म देता है। यहां तक हमने कार्ल मार्क्स की
किताबों को समझा, उनकी विचारधारा को समझा। बने रहिए हमारे साथ। अब अगली क्लास में हम कार्ल मार्क्स और अदर अब अगली क्लास में हम कार्ल मार्क्स और अन्य दार्शनिकों से जुड़े आ, पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं द सोशियोलॉजिकल स्पेस। थैंक यू।